तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दादी और बुआ के साथ बदतमीजी करना सिखाया जा रहा है आजकल तेरे बेटे को। जब से ललिता जी की ननद रजनी ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आ बैठी है, तब से सारा दिन माँ बेटी कमरे में बैठी उसके ससुराल वालों की बुराई करती रहती हैं। पहले जहाँ ललिता की सास घर के कामों में उसकी सहायता कर देती थी, बेटी के आने के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाती और जब देखो ललिता पर बिना वजह तानों की बारिश कर देती हैं। कुछ ही दिनों में रजनी ने घर के वातावरण को दूषित कर दिया है और अभी तक तो उसकी समस्या का कुछ समाधान भी नहीं निकला। ऐसे ही चलता रहा तो उसका अपना घर भी संकट के बादलों से घिर जाएगा। ललिता सोचती रहती है, इस रजनी रूपी संकट का क्या इलाज किया जाए। जब से आई है मेरे सुख शांति से भरपूर घर की इसने काया ही पलट दी है। बड़ी ननद होने के कारण ना तो वह खुद कुछ कह पाती है और ना ही पति जितेंद्र बहन का लिहाज करते कुछ बोलते हैं। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण बेटा यश सुबह से कार्टून देखने के लिए परेशान था। वह बार बार आकर ललिता को परेशान करता और उसके मोबाइल पर कार्टून देखने की जिद करता। उधर छुट्टी होने के कारण जितेंद्र कमरे में सो रहे थे। अगर उसने कमरे में टीवी चलाया तो उनकी नींद खराब होगी और वह ललिता पर ही चिल्लाएंगे। उफ, क्या मुसीबत है, ललिता ने सोचा। मोबाइल से अच्छा तो टीवी ही है। बोली, जाओ जाकर दादी के कमरे में कार्टून देख लो। यश बोला, दादी और बुआ मुझे वहाँ बैठने नहीं देती, कहती हैं मेरे टीवी चलाने से उनकी बातचीत में बाधा पड़ती है। आप ही चलो और दादी को बोलो। ललिता सास के कमरे में गई और टीवी पर कार्टून लगा दिया। सास बोली, बहू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं और रजनी बात कर रहे हैं, इतने शोर में बातचीत कैसे होगी। ललिता ने बेटे को समझाया, टीवी की आवाज़ कम रखना, और वह टीवी की आवाज़ कम करके रसोई में आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि सास के चिल्लाने और यश के रोने की आवाज़ आने लगी। ललिता जल्दी से कमरे में पहुंची तो सास उस पर बरस पड़ी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसे यहाँ मत बैठा। मैंने इसे टीवी की आवाज़ कम करने के लिए कहा तो जानती हो क्या बोला, कहता है बुढ़िया अपनी बकवास बंद कर। यही तमीज़ सिखाई है तुमने बेटे को, दादी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। शोर सुनकर जितेंद्र भी वहां आ गए और बोले, क्या हुआ माँ, यह घर सर पर क्यों उठा रखा है। सास ने गुस्से में कहा, अपनी पत्नी से ही पूछ ले कैसे संस्कार दे रही है यह अपनी औलाद को। दादी और बुआ के साथ बदतमीजी करना सिखा रही है आजकल यह तेरे बेटे को। देख रही हूँ आजकल यश मेरी कोई बात नहीं सुनता और माँ की तरह बहुत उल्टे जवाब देने लगा है। ललिता यह झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, माँ जी मैंने कब आपको उल्टे जवाब दिए, कम से कम अपनी उम्र देखिए और इतना बड़ा सफ़ेद झूठ तो मत बोलिए। रजनी बोली, देख लो भैया, तुम्हारी आंखों के सामने माँ से ज़ुबान लड़ा रही है और उन्हें झूठा कह रही है। मैं तो इन्हें बहुत शरीफ समझती थी पर अब सच सामने आ रहा है। असल बात तो यह है, जब से मैं यहाँ आई हूँ भाभी को फूटी आँख नहीं सुहा रही, इसीलिए जब देखो माँ के साथ लड़ती रहती हैं। ललिता बोली, दीदी तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। मैंने क्या तुमसे कभी कुछ कहा है। यह घर तुम्हारा भी है, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भला क्यों आपत्ति होने लगी। तू मैं बढ़ती देखकर जितेंद्र बोला, आप सब चुप हो जाइए। ललिता तुम जाकर अपना काम करो और यश तुम मेरे साथ आओ। जितेंद्र कमरे से बाहर निकलने लगा तो रजनी की आवाज़ आई, देखा माँ कैसे बीवी का गुलाम बन गया है। इसी की शय पर तो वह हमारे साथ बदतमीजी करती है। इतना भी नहीं हुआ कि माँ और बहन का मन रखने के लिए ही सही थोड़ा उसे डांट देता। अब तक ससुर जी जो यह सारी बातें सुन रहे थे पर चुपचाप थे, उनसे रहा नहीं गया और बोले, डांटना क्यों है, तुम दोनों की खुशी के लिए बहू को घर से ही निकाल देते हैं। पिताजी की आवाज़ सुनकर रजनी झेप गई और बोली, पिताजी मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आप मेरे कहने का
गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में सभी गलत हैं, तभी तो तुम लड़ झगड़ कर ससुराल से यहाँ आ बैठी, क्योंकि वह लोग तो गलत हैं, सही तो तुम ही हो। जितेंद्र पिताजी को शांत करवाते हुए बोला, बस पिताजी, बात को यहीं ख़त्म कीजिए। पिताजी बोले, नहीं बेटा, आज मैं चुप नहीं रहूँगा। जब से रजनी यहाँ आई है, हमारे घर के सुंदर वातावरण को इसने दूषित कर दिया है। पिछले 10 सालों में कभी मैंने तुम्हारी माँ और पत्नी में कोई बहस होते हुए नहीं देखा, पर अब तो इस घर में झगड़े होने लगे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। जो थप्पड़ तुमने यश को लगाया, वही अगर बेटी को लगाती तो सारी समस्या ही हल हो जाती। यश यह सब कहाँ से सीख रहा है? तुम दोनों माँ बेटी ही तो उसे सिखा रही हो। अपनी करनी बहू के सर मत डालो, सारे दिन बस एक ही रट लगाए रहती हो, ना जाने वह बुढ़िया कब मरेगी। बेटी की सास के लिए तो तुम ऐसा सोचती हो, फिर यह क्यों भूल जाती हो तुम भी तो किसी की सास हो। अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए ऐसा सोचेगी तो वह बुरी है, और बेटी अपनी सास के लिए ऐसा सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहू केवल इस घर की शांति बनाए रखना चाहती है, नहीं तो जुबान उसके पास भी है, गूंगी नहीं है वह। तुम्हें क्या लगता है भगवान ने 2 गज लंबी जुबान तुम माँ बेटी को ही बख्शी है? बेटा भी हमारा लिहाज करके चुप है, नहीं तो समझता वह भी सब कुछ है। जितेंद्र, एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। रजनी, अपना सूटकेस तैयार करो, हम दोनों अभी तुम्हें ससुराल छोड़कर आएंगे। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ललिता की सास बोली। ससुर जी बोले, तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जा रही, पर मेरी बेटी जा रही है। अब मैं रजनी को एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। रजनी, सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। पिता की आवाज़ सुनकर रजनी सहम गई और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। सास विचलित होकर बोली, कम से कम उसे खाना तो खाने दो, बहुत हो गया खाना पीना। उन्होंने गरजते हुए कहा, गलती मेरी ही है, जो गलत बात में बेटी का साथ दे बैठा। सोचा था तुम समझदार हो, बेटी को समझा बुझाकर ससुराल जाने के लिए तैयार कर लोगी, पर तुम तो बेटे का घर भी उजाड़ने चली हो। उसी समय रजनी पिता और भाई के साथ ससुराल के लिए निकल गई। शाम को जब वह वापस लौटे तो ललिता की सास ने पूछा, छोड़ आए मेरी बेटी को उस नर्क में फिर से? अब तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई। ससुर जी बोले, नर्क है या स्वर्ग, अब तो वही उसका घर है। कम से कम मेरा घर तो नर्क होने से बच जाएगा। और वैसे भी गलती तुम्हारी लड़की की थी, बेचारे शरीफ लोगों की नाक में दम कर रखा था। उनसे माफ़ी मांग कर आया हूँ और रजनी को समझा कर आया हूँ, आगे से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक बूढ़ी सास और पति के साथ भी अगर तुम्हारी बेटी नहीं निभा सकती तो शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? अभी भी तुम दोनों को अपनी गलती नज़र नहीं आ रही? तुम बेटी को सास से अलग रहने की शिक्षा देती हो, कल को बहू भी यही सब करेगी, तब क्या करोगी? बुढ़ापे में बेटी संभालने नहीं आएगी, काम तो एक दिन बहू ही आएगी। इसीलिए अच्छा होगा अभी अपने गलत व्यवहार के लिए बेटे बहू से माफ़ी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितेंद्र बोला, बस पिताजी, माँ को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। रजनी दीदी अपने घर चली गई, यही बहुत है हमारे लिए। यही प्रार्थना है कि अब उन्हें सद्बुद्धि आ जाए और वह अपना घर ठीक से संभाले। ससुर जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ की बुद्धि भी ठिकाने लानी होगी, जिसे तुम्हारी बहन ने इतने दिनों में भ्रष्ट कर दिया है। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, घर में सुख शांति संभव ही नहीं है। और बोले, मेरे दबाव देने पर तुम ऊपरी मन से शायद माफ़ी मांग लो, पर जब तक तुम्हारे मन में बहू के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ है वह खत्म नहीं होगा, माफ़ी का कोई लाभ नहीं। जाओ और अपने कमरे में जाकर खुद सोचो, क्या तुम्हारा व्यवहार उचित था? और जवाब पाकर तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाओगी। उन्होंने पत्नी को धिक्कारा। शायद अब सास भी अपनी गलती समझ गई थी और ललिता के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी, तो ललिता ने उन्हें बाहों में भर लिया और बोली, माँ बेटी के बीच कैसी नाराज़गी। और एक बार फिर से घर का वातावरण ससुर जी की समझदारी से हल्का हो गया। दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए
चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।